तो अगर आप ये वीडियो देखने आए हो, इसका मतलब ये है कि आपको लेटरिंग के बारे में कुछ क्वेरीज है। बेसिकली जब भी आप लेटरिंग चालू करते हो तो बेसिक बिगनर्स को बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं। जैसे कि लेटरिंग में लेटरिंग हम स्टेंसिल से कर सकते हैं क्या, या फिर लेटरिंग में स्केच पेन या फिर मार्कर यूज़ कर सकते हैं क्या, या फिर लेटरिंग सब्जेक्ट करने के लिए आपको क्रिएटिव ही होना पड़ेगा क्या, कि आप सिंपली भी लेटरिंग लिख सकते हैं, और ज्योमेट्री और लेटरिंग का पेपर किस तरह से हैंडल करें और किस तरह से टाइम मैनेज करें। और आज मैं आपके सारी क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो अभी लेटरिंग जो सब्जेक्ट है ना, उसको लोग बहुत लाइटली रहते हैं। बट लेटरिंग जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारी नीड्स रहती है, उसकी भी बहुत सारी नेसेसिटीज रहती है। अभी लेटरिंग सब्जेक्ट में ड्राफ्टिंग रहता है, बाकी स्किल्स रहता है, क्रिएटिविटी रहती है, बट उसमें खुद का भी फ्रीडम रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं आज समझाऊंगी। तो मैं हूँ अनया मोड़े, मुझे निफ्ट मुंबई में एडमिशन मिला है। और रिसेंटली मुझे ये भी समझा है कि मुझे जे अप्लाइड आर्ट्स में भी एडमिशन मिल रहा था, और मुझे दोनों ग्रेड एग्जाम्स में ए ग्रेड मिला है। अभी मेरे जो सर है, जो इस चैनल के फाउंडर है, आपके तरफ से मुझे कुछ सवाल पूछेंगे, जिनका मैं आपको आंसर देके सिखाने की कोशिश करूंगी। तो मुझे लगता है अभी हमें बढ़ना चाहिए वीडियो की तरफ। ओके अनया, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे जनरेशन के बच्चे लेटरिंग जैसे सब्जेक्ट को एक ड्राइंग करना मानते हैं? हाँ सर, मुझे नहीं लगता कि हमारी जनरेशन में बच्चे लेटरिंग को ड्राइंग की तरह समझते हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि एनिमे का कोई कैरेक्टर हो जाए या फिर सेलिब्रिटी हो जाए। पर जब भी हम लेटरिंग करते हैं तभी हम ऐसा समझते नहीं कि हम ड्राइंग करते हैं। हम समझते हैं कि हम तो सिर्फ कुछ शब्द लिख रहे हैं, जैसे कि हम इंग्लिश में लिखते हैं। बट लेटरिंग उससे भी ज़्यादा रहता है। उसमें फ़ॉन्ट्स रहते हैं और कुछ छोटी-छोटी चीज़ें रहती है, जो मैं आगे जाके अभी आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो क्या लगता है सर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ? तो अनया, अब इन्हें बताओ, लेटरिंग सब्जेक्ट हमने कहाँ से सीखना शुरू किया था, यानी पहले हमारी शुरुआत कहाँ? तो लेटरिंग जो सब्जेक्ट है वो हमारी डे टू डे लाइफ का एक पार्ट रहता है। जब से हम छोटे रहते हैं तब से लेटरिंग हमारे लाइफ का एक भाग रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप अपने बचपन में स्कूल के लिए कुछ पोस्टर्स बनाते होंगे, कुछ इस तरह से, या फिर पोस्टर्स या फिर आपके प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है, तो इस तरह से आप उसमें लिखते होंगे। या फिर आपके फ़ोन पर कुछ नोटिफिकेशन आता है, कुछ कंपनी का कि इतना 10% ऑफ है वगैरह, तो उसमें लेटरिंग रहता है। अगर आपके स्क्रीन लैपटॉप के स्क्रीन पर कुछ एरर आया, तो उसमें भी लेटरिंग रहता है। वही जो हम हर रोज़ स्नैक्स खाते हैं, जैसे कि इस तरह से कुछ चिप्स वगैरह रहते हैं, तो उस तरह से चिप्स के इस पर भी हमारी एक लेटरिंग रहती है। पर ये सारी चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में ऑब्ज़र्व करते ही नहीं है। तो बेसिकली इस तरह से मूवी के पोस्टर्स पे भी लेटरिंग रहता है। इवन गाड़ियों पे पीछे की तरफ लेटरिंग रहता है। अगर आपने कभी ट्रक के पीछे देखा होगा, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लिखा रहता है कि मेरा भारत महान, या फिर डू नॉट हॉन्क प्लीज। ऐसे करके बहुत सारे लेटरिंग के टाइप्स लिखे रहते हैं। इवन उनकी जो नेम प्लेट्स रहती है गाड़ी की, वो भी बहुत सुंदर रहती है। वैसे ही हम जिस घर में रहते हैं उसके बाहर भी एक नेम प्लेट रहती है। वो नेम प्लेट्स भी लोग बहुत सुंदर तरीके से बनाते हैं, बहुत क्रिएटिव मैनर में बनाते हैं। वैसे यहाँ पे इन दोनों का लिखा है। वैसे ही शॉप्स में हम जाते हैं या फिर हम शॉप्स देखते हैं, तो उनके भी जो बैनर रहते हैं, उन पर भी उन शॉप्स का लेटरिंग बहुत अच्छी तरह से बनाया जाता है। वैसे ही अ, हमारे इंडिया में क्रिकेट बहुत पसंद किया जाता है। मतलब क्रिकेट हमारी जान है। तो बेसिकली क्रिकेट के जो लोगोज है वो भी बहुत सुंदर ही बनाते हैं हम लोग। तो इस तरह से कुछ क्रिकेट के अलग अलग हम लोगो होते हैं। तो उनका भी जो लेटरिंग का फॉर्मेट है, या फिर जो जिस प्रकार से वो लोग लेआउट बनाते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है। वैसे ही कभी आप शॉप्स मॉल में जाते हो, तो आपको मॉल में भी इस तरह से बैनर दिखेंगे। अगर आप बस स्टॉप पे खड़े होते हो, तो बस स्टॉप के ऊपर की साइड पे इस तरह से बैनर रहते हैं, इस तरह से बैनर रहते हैं, कोई ना कोई एडवर्टाइज का ही रहता है। तो उसी तरह से वो शॉप्स में जभी भी सेल रहते हैं कोई भी चीज़ का, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे का हो, तो इंडिपेंडेंस डे से
का बहुत अच्छे से लिखा रहता है शॉप के कांच पर, और उसके पीछे उसका विंडो डिस्प्ले रहता है। इवन अगर दिवाली का हो तो दिवाली के रिलेटेड वो लोग दिवाली लिखेंगे, और फिर उसके रिलेटेड कुछ फायर क्रैकर वगैरह बनाएंगे उनके विंडो डिस्प्ले पर। तो उसी तरह से हम लेटरिंग हर रोज की लाइफ में देखते ही रहते हैं और बहुत बार एक्सपीरियंस करते हैं। हम उस पर कभी इतने अच्छे से ऑब्जर्व करते नहीं है। तो मैं भी नहीं करती थी इस क्लास में आने से पहले। जब भी मैं यहाँ पे आई तभी मुझे ये सारी चीजें समझने लगी। तो वैसे ही हम हमारी लाइफ में कभी इस तरह से आजू बाजू में लेटरिंग रहता है वो कभी देखते ही नहीं या फिर ऑब्जर्व ही नहीं करते। मैं भी जब भी ये सारी चीजें मैंने चालू की थी यानी कि 2 साल पहले, तभी मैं आपके जैसी ही थी कि मुझे पता ही नहीं था कि इस तरह से भी लेटरिंग कहीं ना कहीं दिखता है। तो जब भी मैं ये सारी चीज़ें लर्न करने लगी, तभी मैं लेटरिंग को ऑब्जर्व करने लगी, तभी मैं बैनर्स अच्छे से पढ़ने लगी, या फिर बैनर्स या फिर पोस्टर्स पे किस तरह से अलग तरह से लेटरिंग दी है, वो देखने लगी, उसका ऑब्जर्वेशन करने लगी, उसके फोटोज निकालने लगी। तो इसी तरह से आपका जो ऑब्जर्वेशन स्किल है या फिर आपका जो नॉलेज है लेटरिंग के बारे में, इसी तरह से आपका डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हुए बढ़ेगा। अभी क्या क्या उस इसे कैसे करेंगे और किस तरह से लेटरिंग किया जाता है, अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो मुझे लगता है हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनया, एक्चुअल में लेटरिंग करने का एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है जो हमने हमारी प्रैक्टिस में हमारे क्लास में रखा है और जो तुम्हें सिखाया है, इसके बारे में इन सब को थोड़ी सी जानकारी दे दो। तो हाँ सर, वो बताने से पहले आपने जो मुझे प्रैक्टिसेस दिए थे वो मैं इनको दिखाना चाहूंगी। जैसे कि यहाँ पे मुझे आपने बोला था कि जिस तरह से भी मतलब अलग अलग तरीके से जैसे भी तुम्हें चाहिए वैसे तुम ए निकाल सकते हो। अभी वैसा क्यों? क्योंकि जब भी हमको एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया जाता है या फिर कुछ रूल्स दिए जाते हैं, तो हम रूल्स के इसमें ना क्रिएटिविटी भूल जाते हैं। जो हमारे अंदर का ये क्रिएटिवनेस होता है वो हम भूल जाते हैं और रूल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। वैसे ही जब भी मुझे कोई भी रूल्स पता नहीं थे तभी मैंने ये सारे क्रिएशंस किए थे। तो यहाँ पे मैंने कुछ सिंपल करने का ट्राई किया था, या फिर कुछ डेकोरेटिव करने का ट्राई किया था, इनमें से कुछ फेल भी गए थे। तो वैसे ही सर ने आगे जाके मुझे ये लेटर दिया जो एम था। तो इनमें से भी कुछ फेल गए, कुछ अच्छे हुए। पर इसमें से मुझे एक क्रिएटिव मैनर समझा एम लिखने का। इसी तरह से आपको भी आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकालनी चाहिए बिफोर आप सारे रूल्स लर्न कर लो या फिर रूल्स से ही आप करना चालू करो इससे पहले। वैसे ही ये भी किया है मैंने आर। तो अभी आगे जाके जब भी आप फॉन्ट लर्न करते हो, जैसे हमारी फैमिली रहती है, जैसे हमारे भी कनेक्शंस रहते हैं, वैसे फॉन्ट्स की भी फैमिली रहती है। वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये फॉन्ट की फैमिली है। अभी ये 3 फैमिलीज में आप मैं इसको डिवाइड करूंगी। एक होता है ट्रायंगल। तो आप ट्रायंगल में देख सकते हो कैसे उसके रिलेटेड फॉन्ट्स रहते हैं, जैसे कि ए है, वी है, तो उसमें एक ट्रायंगुलर शेप आता है। इवन डब्ल्यू एक्स वाई, ये सारे ट्रायंगल से रिलेटेड रहते हैं। अभी आप ये लेटर्स भी कर सकते हो, जैसे कि 4 है तो ये 4 ट्रायंगल से रिलेटेड है, 7 है तो वो ट्रायंगल से रिलेटेड है। तो आगे आएगा स्क्वायर। अभी स्क्वायर से भी रिलेटेड कुछ लेटर्स है, वैसे ई है, एफ है, एच है। तो इनमें जो है ना इनमें एक स्क्वायर का जो बेसिक होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो दिखता है आपको। उसी तरह से सर्कल है, तो सर्कल से रिलेटेड भी वर्ड्स है। अभी सर्कल से एक आपको कॉमन पता ही होगा जो है ओ, वो तो एकदम इजी है। इवन क्यू, तो इवन बी और जी जैसे लेटर्स है जो सर्कल में आते हैं। वैसे ही सर्कल में बहुत सारे लेटर्स भी, नंबर्स भी आते हैं, जैसे कि 6 हो, 9 हो, 2 हो, 5 हो। तो उस तरह से आप लेटर्स भी कर सकते हो। तो ये सारे लेटर्स करने के लिए आपको कुछ लाइंस निकालने पड़ते हैं, कुछ इस तरह से। अभी आपको ये लाइंस देखकर कुछ याद आ रहा होगा, आ रहा है? हाँ, ज़रूर। हम जब स्कूल में थे, जब हम एकदम छोटे थे, तभी हमें ये बुक्स दिए जाते थे, रेड और ब्लू लाइन के, जिसमें हमें लिखना रहता था, सो हमारा हैंडराइटिंग एक प्रॉपर साइज़ का आए या फिर अच्छे से आए। तो उसी तरह से अभी भी हम लेटरिंग करने के लिए ये लाइन्स यूज़ करेंगे। तो ये जो 2 ब्लू लाइन है, उसमें हम उन दोनों में हम स्मॉल लेटर्स लिखेंगे। और अभी ये जो आपको रेड लाइन यहाँ पे दिख रही है, जो ये वाली है, तो ये जो आपको बेस लाइन दिख रही है, जो ये लाइन है, उस पर हमारे सारे लेटर्स खड़े होते हैं, यानी कि वो हमारे लेटर्स का ग्राउंड है। ओके।
अभी ये जो ऊपर लाइन है यहाँ पे हमारे सारे कैप्स लॉक लेटर आके रुकेंगे, और ये जो नीचे लाइन है वो वाई और जी जैसे लेटर्स के लिए है। जो जब भी आप वाई और जी जैसे लेटर्स लिखते हो उसका जो स्ट्रोक नीचे आता है वो यहाँ पे आके रुकेगा। उसी तरह से ये जो टेक्निक्स है वो आर्ट स्कूल में मोस्टली यूज होते हैं। अभी मैं आपको इसको थियोरिटिकल टर्म्स में बताऊंगी। अभी इसको जो है वो असेंडर कहा जाता है, ये जो है इसको डिसेंडर कहा जाता है। ओके, और ये जो लाइन मैंने आपको रेड लाइन बताई है उसको बेस लाइन कहा जाता है। तो अभी मैं आपको एक थोड़ा सा डिटेल बताती हूँ। सो ट्रायंगल और सर्कल से रिलेटेड जो भी आपके फैमिली में लेटर्स रहते हैं उनको थोड़ा सा बाहर निकालना है, एकदम हेयरलाइन की जितना। वैसे ही ए है, जैसे आप देख सकते हैं ए का मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकाला है ऊपर का पोर्शन। इवन वी का है, जो नीचे का पोर्शन है वो मैंने बाहर निकाला है। यहाँ पे आप एन का भी ये पॉइंट देख सकते हैं, मैंने किस तरह से नीचे से बाहर निकाला है। इवन फोर यहाँ पे मैंने ऊपर से बाहर निकाला है। अभी ये ओ के साथ भी होता है, तो यही आपके सर्कुलर लेटर्स के साथ भी होगा। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों साइड की तरफ से ये थोड़ा सा बाहर निकाला है। यहाँ पे जे का जो निचला पोर्शन है वो मैंने बाहर निकाला है। इवन यहाँ पे एस का जो ऊपर वाला यहाँ और नीचे वाला दोनों पोर्शन बाहर निकाला है। इवन यू का जो मैंने निचला पोर्शन है वो बाहर निकाला है। अभी ये सारी चीजें आपको इसीलिए करनी है क्योंकि ये जो ट्रायंगल और सर्कल से रिलेटेड लेटर्स रहते हैं वो बाकी के लेटर्स के अकॉर्डिंग छोटे दिखेंगे अगर आप वो दो लाइनों में ड्रॉ करो। तो मुझे लगता है आपके लिए इतना डीप नॉलेज काफी हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम अगली क्वेश्चन की तरफ। ओके सर। अनया, लेटरिंग के इन अक्षरों में कुछ आपसी संबंध होते हैं जैसे हमारे एक फैमिली के अंदर होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में इन्हें एक्सप्लेन करो। हाँ सर, ज़रूर। अभी जैसे हमारी फैमिली रहती है, तो हमारे फैमिली में हम लोग अपने मम्मी-पापा जैसे दिखते हैं या फिर हम लोग अपने कज़िन्स जैसा दिखते हैं। हमारा स्किन कलर या फिर स्किन टाइप ज़रा मैच होता है। वैसे ही लेटरिंग में भी उसी तरह से फैमिली होती है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैच होता है। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ए है, तो ए को अगर हम वर्टिकली फ्लिप करें तो उसका वी बन जाता है। उसी वी को अगर हम डबल करें तो उसका डब्ल्यू बन जाता है। और उसी वी को हम अगर वर्टिकली फ्लिप करके डबल करें तो उसका एम बन जाएगा। एन और एच का भी कुछ वैसा ही है, उनका जो विड्थ है वो सेम है, और सिर्फ उनका भी ये जो स्ट्रोक है, यानी कि ये जो एन का स्ट्रोक है या फिर एच का स्ट्रोक है वही डिफरेंस है। बाकी ये दोनों सेम ही है। तो अगर आपको अभी समझा होगा कि इनमें किस तरह से सिमिलैरिटी रहती है। आगे बढ़ते हैं ओ की तरफ। तो आप अगर ओ को देखो तो ओ को एक अगर आप स्ट्रोक ऐड कर दो तो उसका क्यू बन जाता है, और उसी ओ का एक छोटा सा आर्क निकाल दो तो सी बन जाएगा। अगर उसी आर्क को आप ऐसा हाफ टी लगा दो तो उसका जी बन जाता है। उसी सी को अगर आप हॉरिजॉन्टली फ्लिप करो और उसको एक स्ट्रोक दे दो तो उसका डी बन जाएगा। वैसे ही अगर आप बी को वर्टिकली फ्लिप करो और उस पर एक स्ट्रोक दे दो ऊपर की तरफ तो उसका पी बन जाएगा, और उसी पी को अगर आप नीचे की तरफ स्ट्रोक दे दो तो उसका आर बन जाएगा। वैसे ही अगर आप बी में देखो तो बी में जो ऊपर वाला पोर्शन है वो थोड़ा छोटा रहता है, और बी का नीचे वाला पोर्शन बड़ा रहता है। वैसे ही एट में होता है, अगर आप एट को हाफ करो तो उसका थ्री बन जाता है, और अगर आप एट का ऊपर का पोर्शन निकाल के स्ट्रोक ऐड कर दो तो उसका सिक्स बन जाएगा। उसी सिक्स को अगर आप उल्टा करो तो उसका नाइन बन जाएगा। वैसे ही टू और फाइव जो है उनसे ही कनेक्टेड और उनसे ही जरा मिले जुले रहते हैं। तो अभी आपको एक और चीज समझी होगी कि किस तरह से अलग अलग लेटर्स एक दूसरे से स्ट्रोक से कनेक्ट होते हैं। तो वैसे ही अभी मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप बी देख सकते हो, तो वो बी को अगर आप वर्टिकली फ्लिप करो तो उसका पी बन जाएगा, और उन्हीं दोनों को अगर आप मिरर करो तो उसका डी और क्यू बन जाता है। तो उसी तरह से इनमें एक कनेक्शन है। अभी ये जो क्यू है उसको ही अगर हम एक छोटा सा यहाँ पे स्ट्रोक दे तो उसका जी बन जाएगा। अगर हम जी का सिर्फ ये वाला स्ट्रोक ले तो उसका जे बन जाएगा एक डॉट ऐड करके। अगर हम जे का ये वाला निचला वाला पोर्शन छुपा दे तो उसका आई बन जाता है, और अगर आई को ही हम लंबा कर दे तो इसका लोअर केस एल बन जाएगा। और एल को अगर हम एक और स्ट्रोक इस तरह से दे दे तो उसका एक अपर केस एल बन जाएगा।
अभी ई में भी एट और बी जैसा ही रहता है कि ऊपर वाला पोर्शन जरा जरा सा छोटा रहता है और नीचे वाला जो गैप है वो जरा सा बड़ा रहता है। अगर का ही हम यहाँ पे एक स्ट्रोक निकाल दे तो उसका एफ बन जाता है। वैसे ही आप आगे देखिए वी में ये वाला चीज मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ओके। तो यहाँ पे वी में अगर आप नीचे एक स्ट्रोक ऐड करो तो उसका वाई बन जाएगा, और अगर यू को आप जी जैसा स्ट्रोक ऐड कर दो तो उसका और एक वाई बन जाएगा। जैसे कि आप ये दो वाई देख सकते हो, तो आप इस तरह से दो वाई निकाल सकते हो। तो वैसे ही एन होता है, तो अभी एन का आप देखिएगा, और वैसे ही यू का होता है तो यू का देखिएगा। अगर यू को मैं इस तरह से फ्लिप करूँ तो उसका एन बन जाएगा, और एन को मैं अगर डबल टाइम करूँ, रिपीट करूँ, तो उसका एम बन जाएगा। तो अभी आपको ये सारी चीजें देखकर समझी होगी कि इनके बीच में भी कुछ कनेक्शन रहता है। जैसे कि हमारे कजिन्स रहते हैं, वो हमारे जैसे ही दिखते हैं पर वो थोड़े से डिफरेंट। तो अभी मैं आपको एक यहाँ पे फॉन्ट्स इंट्रोड्यूस कराऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये टाइम्स रोमन जैसा फॉन्ट देख सकते हो। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे स्ट्रोक्स जो आप देख सकते हो उनको सेरिफ कहा जाता है। अभी ये सेरिफ से ना एक वर्ड की जो ब्यूटी होती है, सुंदरता रहती है, जैसे महिला की गहने डालने से सुंदरता बढ़ती है, वैसे ही यहाँ पे वर्ड्स की सुंदरता इन स्ट्रोक्स और सेरिफ से बढ़ती है। वैसे ये सैंस सेरिफ वाला फॉन्ट है जिधर स्ट्रोक्स नहीं रहते। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे कैलीग्राफी टाइप में ये फॉन्ट लिखा गया है। तो इस तरह के फॉन्ट्स आप वेडिंग कार्ड्स में मोस्टली देख सकते हो। अभी ये देखो ये कैसे हैंडराइटिंग जैसा फॉन्ट है। अभी ये अगर आप कुछ माई डायरी करके लिख रहे हो तो यहाँ पे ये फॉन्ट बहुत अच्छा दिखेगा। वैसे ही ये फॉन्ट है जो जरा बोल्ड है, तो ये बोल्ड वर्ड्स के साथ मैच होगा, जैसे कि स्ट्रॉन्ग हो जाए या फिर ब्रेसलर वर्ड हो जाए या फिर फैट वर्ड हो जाए। ये सारे वर्ड्स के साथ ये बोल्ड फॉन्ट मैच करेगा। अगर आप कुछ इस तरह से फॉन्ट लिख रहे हो जिसमें फैशन है या फिर कुछ डेलिकेट सी चीज है या फिर डेलिकेट वर्ड है, तो इसमें ये फॉन्ट बहुत अच्छे से मैच होगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये कॉम्पैक्ट जैसा फॉन्ट है और थोड़ा सा लंबा है। तो ये मैं जिराफ जैसे वर्ड के लिए या फिर बिल्डिंग जैसे वर्ड के लिए ये फॉन्ट यूज करूंगी। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप ऐसे अलग अलग फॉन्ट अलग अलग वर्ड्स के लिए उनके हिसाब से या फिर उनके मीनिंग के हिसाब से आप यूज कर सकते। अगर आपको आपका नॉलेज बढ़ाना है तो आपके लिए मैं थोड़ा सा एक क्लू देती हूँ कि आप पिंटरेस्ट करके एक ऐप है या फिर साइट है, उस पे जाके इस तरह से कुछ फॉन्ट सर्च कर सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको फॉन्ट्स या फिर बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स में इंस्पिरेशनल चीजें मिलेगी। अगर ये सारी चीजें आप कॉपी मत करिएगा, क्योंकि कॉपी करने से आपका कुछ हेल्प नहीं होगा। आप इससे इंस्पिरेशन ले सकते हो, उसके तरह बनाने की कोशिश कर सकते हो। वैसे ही ये साइट्स आपको बहुत सारे आइडियाज देगा और आपको इससे एक क्रिएटिव मैनर में फॉन्ट लिखने में बहुत हेल्प होगा। और इसका फायदा मुझे लगता है आपको उठाना ही चाहिए। तो आगे जाके मैंने कुछ इस तरह से प्रैक्टिसेस की है। तो आप इसे देख सकते हो मैंने बहुत सारी प्रैक्टिसेस की है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ चीजें सही हुई है, कुछ चीजें गलत हुई है, पर वो सारी चीजें तो होती ही रहेगी। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी मैंने आपको अभी बताया है वो आपको अच्छी तरह से समझना है और उसी तरह से मैंने जैसे प्रैक्टिसेस की है वैसे प्रैक्टिसेस करनी है। पहले उसके अल्फाबेट्स और फिर छोटे छोटे वर्ड्स में जैसे मैंने किए। अभी यहाँ पे भी मैंने कुछ करने की कोशिश की है, वो मैं यहाँ पे आपको आगे जाके बताऊंगी किस तरह से किया जाता है। तो मुझे लगता है आपके लिए अभी ये इन्फॉर्मेशन बस है। अभी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन चालू करें सर। अनया, यह सब सुनने के बाद उनके मन में क्वेश्चन आता होगा, क्या सिर्फ इन 4 लाइनों में एक सिस्टमैटिक लेवल पर सीधी तरह से लेटरिंग करनी होती है या कोई और रिदमिक तरीका भी लेटरिंग करने का हो सकता है? मेरे ख्याल से इसका आंसर तुम्हारे पास है। कुछ रेफरेंसेस के साथ इन्हें दिखाओ। वैसे तो है सर, पर उसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपको वो जो भी लेटरिंग आप कर रहे हो वो आपको स्ट्रेट लाइन में ही करने का है, तो आप वैसा स्ट्रेट लाइन में भी लेटरिंग कर सकते हो। सिर्फ जो फॉन्ट है वो आपको अच्छे से रूल्स के अकॉर्डिंग लर्न करना है और फिर उसको अच्छे से फिनिश भी करना है। उससे भी आपको ए ग्रेड मिल ही जाएगा। पर मैं आपको यहाँ पे और एक तरीका बताऊंगी और अच्छे से लेटरिंग करने का। तो यहाँ पे हमने इतना पोर्शन तो ये देख लिया था। अभी मैं आपको ये रिमेनिंग पोर्शन दिखाऊंगी।
अभी यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कर्व लाइन ड्रॉ की है और उस पर एक कर्व लेटरिंग टाइप दिखाने की कोशिश की है। इवन यहाँ पे मैंने सेम चीज़ की है। जैसे कि ये लाइन्स थी, जैसे मैंने बोला था हम बचपन में इसमें लेटरिंग करते थे, तो वैसे ही अभी हम उन्हीं लाइन्स को कुछ इस तरह से कर्व करेंगे या फिर ऐसा वेव टाइप में करेंगे या फिर एक लेंस टाइप में करेंगे, फिश टाइप में कर सकते हैं। तो इसमें करते वक़्त आपको ये जो लेटर्स है वो भी इसके साथ ही नचाने हैं। जैसे कि यहाँ पे कर्व है, तो ये लेटर्स को भी उसी तरह से वैसे नचाया है जैसे वो कर्व जा रहे हैं। तो ये एक तरीका है जिससे आप एक बहुत क्रिएटिव मैनर में लेटरिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये कोई वर्ड है रिदम करके, तो इतना आप अच्छे से लिखोगे रिदम तो कितना सुंदर लगेगा ऐसा रिदम वर्ड लिखोगे तो। या फिर फिश वर्ड है, तो फिश वर्ड को अपने फिश के फॉर्म में लिखोगे तो कितना सुंदर लगेगा। तो बेसिकली ये ऐसी टेक्निक है जो आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आपके लेटरिंग में और एक खूबी ऐड हो जाएगी और एक एक डिफरेंस ऐड हो जाएगा। उसके आगे मैं आपको कुछ रेफ़रेंस बुक सजेस्ट करना चाहूँगी। तो ये तो बुक है, वो बहुत प्रोफ़ेशनल टाइप बुक है, बट मैं आपको ये बुक सजेस्ट करूँगी। तो ये स्पीडबॉल बुक है। तो इसमें हाथ से किस तरह से लेटरिंग किया जाता है, वो बताया गया है। या फिर किसी टूल से बहुत सुंदर लेटरिंग किस तरह से आप कर सकते हैं, वो बताया गया है। तो मैं अभी आपको इस बुक में कुछ चीज़ें दिखाऊँगी। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे टूल का यूज़ करके लेटरिंग्स बताए गए हैं। या फिर और कुछ इस तरह से कैलीग्राफी के स्ट्रोक्स बताए गए हैं। ये बुक बहुत अच्छी है इफ़ यू वांट कि आपको कुछ हाथ से या फिर कैलीग्राफी से सीखना है या फिर और अलग तरह के लेटरिंग या फिर ओल्ड टाइप के लेटरिंग सीखने की इच्छा होगी तो। क्योंकि ये बुक बहुत सारे बड़े आर्टिस्ट भी यूज़ करते हैं। तो आप ये बुक अगर आप चाहो तो ज़रूर ले सकते हो। तो अभी हम बढ़ेंगे मेरी प्रैक्टिसेज़ की ओर। तो यहाँ पे मेरी प्रैक्टिसेज़ देखिए, मैंने यहाँ पे सत्यम शिवम सुंदरम करके है, उसका सत्यम लिखा है। तो आप देख सकते हो कैसे फॉर्म में मैंने सत्यम लिखा है। तो आगे जाके मैंने ये प्रैक्टिसेज़ की है जहाँ पे मैंने वही सत्यम इस तरह से कुछ लिखा है। यहाँ पे मेरे सर ने दिखाया था कि मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, जैसे आइसक्रीम के बोर्ड पे चमकीला नाम रहता है, तो वैसे ही यहाँ पे सर ने दिखाया था कि कुछ ऐसे नाम लिख सकती हूँ मैं। या फिर जैसे मैंने पहले भी बोला था फिश का, तो फिश का फिश में लिखा है, जैसे कि ये FISH। तो कितनी सुंदर तरीके से ये दिख रहा है आप देखो। अभी फुटबॉल है, तो बॉल को मैंने बॉल में ही दिखाया है। अभी ये सारा हुआ है क्योंकि मैंने पहले वो कर्व लाइन्स वाली प्रैक्टिसेस की है। इवन ये बोट वाला देखिए, किस तरह से बोट का शेप देके बोट लिखा है। वैसे ही ये फैट है, जो मैंने बहुत सुंदर तरीके से लिखा है कि तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से मैंने बोल्ड और पतला टाइप दोनों यूज़ किया है। जैसे फैट में मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा बोल्ड टाइप यूज़ किया है, इवन यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बोल्ड टाइप यूज़ किया है। यहाँ पे बिल्डिंग में जैसे बिल्डिंग पतले-पतले और लंबे रहते हैं, तो मैंने यहाँ पे बिल्डिंग को ऐसा पतला और लंबा दिखाने की कोशिश की है। तो अभी आपका जो भी वर्ड है और जो भी उसका मीनिंग है, उसके अकॉर्डिंग आप फ़ॉन्ट या फिर उसके टाइप चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने मेरे क्लास में बहुत सारे प्रकार सीखे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो स्ट्रेट हो गया, फिर फिर एक कर्व हो गया और फिर कुछ इस तरह से क्रिएटिव मैनर में यानी कि पतला या फिर जाड़ा। तो इस तरह से आप अलग-अलग लेटरिंग आप बना सकते हो। तो मुझे लगता है आपके लिए अब अभी इतनी इन्फॉर्मेशन बस हो गई है। अभी हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या बोलते हो सर, बढ़े आगे? अनया, झट से थोड़ा रिदमिक स्टाइल में लेटरिंग कैसे किया जाता है, इसके बारे में स्पेसिमेंस दिखाकर इन्हें बताओ। हाँ सर, ज़रूर। तो उसके लिए आप कैलीग्राफी का यूज़ कर सकते हो। अभी कैलीग्राफी एक बहुत ईज़ी मेथड है और जल्दी से लेटरिंग करने का। उससे टाइम बचता है और वो जल्दी से भी हो जाता है। तो अगर आपको कैलीग्राफी का यूज़ जानना है तो बेसिकली अगर आपको लिखना है मेरा भारत महान, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, मेरा जो है वो कैलीग्राफी में लिख सकते हो, भारत जो है वो एकदम बोल्ड में अच्छे तरह से लिख सकते हो और महान जो है वो वापस आप कैलीग्राफी में लिख सकते हो। इससे क्या हो जाता है कि आपका टाइम भी बचता है दोनों वर्ड्स लिखने का और वो बहुत अच्छा भी दिखता है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ बुक्स सजेस्ट करती हूँ। तो ये मेरे पास बुक है चिंतामणि क्रिएशन कैलीग्राफी की। तो बेसिकली यहाँ इस बुक में स्ट्रोक्स दिए गए हैं कि किस तरह से करना चाहिए या फिर आप
किस तरह से उसका ट्यूटोरियल है कि कौन-सा स्ट्रोक किस तरह से पहले मारना चाहिए, उसका और वो बहुत सारे उसके एग्ज़ाम्पल्स हैं और सैंपल्स हैं। तो इस तरह से आप ये बुक ले सकते हो और कैलीग्राफ़ी अगर आपको सीखना है, तो आप इस बुक से अच्छी तरह से सीख सकते हो। ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो उसी तरह से ये भी एक कैलीग्राफ़ी का बुक है। तो ये एक मराठी का बुक है। जैसे कि आप देख सकते हो इस बुक में भी उसी तरह से मराठी के स्ट्रोक दिए गए हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो इवन ये सारे। तो ये सारे अलग-अलग तरह के स्ट्रोक्स हैं जो आप कर सकते हो अगर आपको मराठी कैलीग्राफी में इंटरेस्ट हो तो। बेसिकली ये मेरे कुछ प्रैक्टिसेस है जो मैंने ऐसी बुक से देखकर किए थे। तो इस तरह से आपको बहुत सारी प्रैक्टिसेस करनी है। अभी कैलीग्राफी सीखने के लिए ऐसा मत करो कि जो लाइक 1 वीक में और आप अभी कैलीग्राफी सीखने ले रहे हो। ऐसा मत करना। एटलीस्ट 2 महीने देना या फिर 3 महीने देना। तो तभी जाके आपके इतने सारे अच्छे प्रैक्टिसेस होंगे और तभी जाके आपको कैलीग्राफी किस तरह से करना है वो समझेगा। उसी तरह से ये सारी मेरी प्रैक्टिसेस है। अभी आपको मेरी तरह ही प्राइमरी स्ट्रोक्स पे पहले इस तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। और ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिसेस मैंने की थी। तो ये प्रैक्टिसेस अभी मैंने इन पेन से किए थे जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये मेरे पास एक पेन है जो काइंड ऑफ नियॉनिश कलर का है। ये आप कैलीग्राफी के लिए इस तरह का पेन यूज़ कर सकते हो। वैसे ही मेरे पास ये और एक पेन है जिससे मैंने सबसे ज़्यादा किया है। तो ये चिज़ल मार्कर करके आता है, 25 रुपीज़ का आ जाता है। इससे आप आराम से जितनी चाहिए उतनी कैलीग्राफी कर सकते हो। इससे ही मैंने सबसे ज़्यादा किया है कैलीग्राफी। वैसे ही और एक पेन है ये 3.0 का निब है। अभी मैं आपको एक थोड़ा-सा दिखाती हूँ किस तरह से आप कर सकते हो। तो अभी मैं आपको यहाँ पे एक डेमो दिखाती हूँ छोटा-सा। तो पहले तो 45 डिग्री के एंगल में पकड़ेंगे हम। तो इस तरह से आप पहले चेक भी कर सकते हो। फिर ऐसे लेकर इस तरह से, लेकर इस तरह से, फिर लेकर इस तरह से। तो इस तरह से आप एक ज़िगज़ैग लाइन मार सकते हो या फिर इस तरह से कुछ कर्व लाइन्स भी मार सकते हो। तो इस तरह से आप इस कैलीग्राफिक पेन का यूज़ कर सकते हो। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कुछ कैलीग्राफी के प्रैक्टिसेस जो मेरे सर के लड़के ने की है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि उन्होंने क्या जो मुझसे बहुत सीनियर है एक्चुअली, बट उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने छोटे-छोटे वो फ्रेजेस रहते हैं वैसे लिखे हैं लाइक डोंट गिव अप और कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि कितनी सुंदर तरह से उन्होंने कैलीग्राफी की है और अगर आप भी प्रैक्टिस करो तो आपकी भी कैलीग्राफी इतने लेवल तक आ सकती है। वैसे ही ये कुछ लिखा है। आगे जाके ये है, वो उन्होंने ही किया है इस तरह से। ये इसके लिए अभी उन्होंने एक कटनिप का पेन आता है वो यूज़ किया है। इवन ये आप देख सकते हो कैसे अलग-अलग स्टाइल में कैलीग्राफी करने की कोशिश की है। तो ये मेरी सर की बुक है, जिसमें सर मेरे अटेंडेंस या फिर जो भी स्टूडेंट्स थे उनके पास उनकी अटेंडेंस लिखते थे। तो यहाँ पे आप मेरा नाम भी देख सकते हो अनया हेमंत मोरे करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सुंदर तरीके से सर ने कैलीग्राफी का उपयोग किया है उनकी अटेंडेंस लिखने के लिए। मेरे सर भी बहुत अच्छे कैलीग्राफी करते हैं और वैसे ये कैलीग्राफी करके वो अपना जो भी स्किल है वो मेंटेन कर रहे हैं। वैसे ही इसी तरह से उन्होंने किया है। तो इस तरह से आप कैलीग्राफी का अलग-अलग यूज़ भी कर सकते हो। तो अभी आगे जाके मैंने जो प्रैक्टिसेस की है या फिर जो प्रैक्टिसेस में मैंने कैलीग्राफी यूज़ की है, वो आगे जाके मैं ज़रूर बताऊँगी। तो मुझे लगता है आपको कैलीग्राफी के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ सर, क्या बोलते हो? जी बिल्कुल। अनाया, कई बार हमारे लेटरिंग क्रिएशंस चाइल्डिश लगते हैं, ऐसा सबके मन में क्वेरी होती है। तो बेसिकली जब भी हम स्टार्टिंग में कोई भी क्रिएशन या फिर लेटरिंग करना चालू करते हैं तभी क्या होता है कि हम लोग ना हर लेटर में कुछ क्रिएटिविटी घुसारने की कोशिश करते हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने काइट लिखा है पर काइट में हर लेटर में मैंने अलग अलग कलर भरा है और पीछे क्लाउड्स वगैरह दिए हैं बट उससे क्या होता है कि एक जो रीडेबिलिटी रहती है वही निकल जाती है
तो यहाँ पे जैसे कि मैंने रेड फोर्ट लिखा है, तो यहाँ पे मैंने अलग-अलग कलर भरे एवरी ईच एंड एवरी लेटर में। तो ये मुझसे एक गलती हो गई थी। तो आगे जाके मैंने ये किया वेपराइज़ करके। पर इसमें भी कुछ अच्छे से रीडेबल नहीं है ये। मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें। अभी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। पर उसके बाद में आप अगर आपको और क्रिएटिवली कुछ करना है, तो आप इस तरह से प्रैक्टिसेस कर सकते हो बैकग्राउंड को क्रिएटिव बना सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ वाटर कलर से प्रैक्टिसेस की है बैकग्राउंड की, जैसे कि ये प्रैक्टिस है। तो ये प्रैक्टिस को देखकर आपको ऐसा फील होता होगा ना कि कुछ तो ऐसा बर्स्ट हो रहा है या फिर कुछ तो एकदम फेस्टिव है। तो ये बैकग्राउंड आप फायर क्रैकर वर्ड के लिए या फिर वॉर वर्ड के लिए ऐसा ऐसा बैकग्राउंड ब्राइट रेड बैकग्राउंड यूज कर सकते हो। फिर ये बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड थोड़ा अर्थ वाइब दे रहा है, तो ये आप इस बैकग्राउंड को अर्थ जैसा वर्ड वगैरह लिख सकते हो। या फिर ये बैकग्राउंड है, जो ये बैकग्राउंड दे रहा है कि ब्लू है, तो ब्लू से ज़्यादा क्या ही आता है, ओशन आता है, तो ओशन जैसा दिख रहा है ये, तो ओशन लिख सकते हो आप इसमें। वैसे ही ये है। यहाँ पे मैंने और एक ये उसी तरह से बनाया है और यहाँ पे विविडली वर्ड है। विविडली मतलब बहुत सुंदर दिखना या फिर बहुत अच्छे से दिखना। तो यहाँ पे उसी तरह से मैंने विविडली वर्ड का यूज़ किया है। अभी यहाँ पे मैंने कलर थियरी का भी यूज़ किया। आपको पता ही होगा कूल और वार्म कलर का मैंने यहाँ पे यूज़ किया। पीछे मैंने वार्म कलर यूज़ किया, उस पर कूल कलर यूज़ किया। अगर आपने मेरा डिज़ाइन का वीडियो देखा होगा जो मैं आपको यहाँ पे आई बटन पे दूँगी, तो आपको पता होगा कि आप कैसे किस तरह से कूल और वार्म कलर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ जिसका नाम है नेगेटिव पेंटिंग। अभी नेगेटिव पेंटिंग क्या होता है? तो बेसिकली यहाँ पे पीछे के बैकग्राउंड में मैंने बहुत सारे कलर्स का मतलब ब्राइट कलर्स, डल कलर्स का ऐसा एक मिक्स्ड बैकग्राउंड बनाया था और फिर एक डार्क ब्लू कलर लेके उसका जो फिश का शेप है वो छोड़ के बाकी सारा बैकग्राउंड कलर कर दिया था कुछ इस तरह से, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। तो उसी तरह से मैंने आगे जाके ये चीज़ लेटरिंग में भी यूज़ की है। जैसे आप यहाँ पे वास्तु देख सकते हो। तो वास्तु मतलब घर। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे पीछे एक पेस्टल बैकग्राउंड दिया है और उस पर मैंने वॉयलेट से वास्तु का वर्ड छोड़ के बाकी सारा चीज़ कलर किया है। तो आप देख सकते हो इसको कितना अच्छा और एक ऑथेंटिक फ़ील आता है। तो वैसे ही यहाँ पे मैंने शैडो देने की कोशिश की है, जैसे कि इस वी के नीचे शैडो है, ए के नीचे शैडो है। अगर आपको इससे शैडो देने का कोशिश जम नहीं रहा, तो आप ट्रेसिंग पेपर को भी थोड़ा-सा ऐसे साइड में करके ट्रेस करके उस पर शैडो दे सकते हो। वैसे ही यहाँ पे मैंने होली का दिखाया है। पीछे एक सुंदर बैकग्राउंड दिया है और ऊपर से मैंने एक फ्लैट ब्रश से होड़ी दिखाया है, यानी कि कैलीग्राफी का यूज़ किया है यहाँ पे मैंने। वैसे ही आगे मैं आपको बताऊँगी अलग-अलग मीडियम्स। अभी आपका जो भी लेटरिंग है वो क्रिएटिव बनाने के लिए अलग-अलग मीडियम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्केच पेन का इस्तेमाल किया है ये एपिफनी वर्ड लिखने के लिए। जैसे कि देख सकते हो कि कुछ इतना फ़र्क पड़ता नहीं है और वो अच्छा भी दिखता है और जल्दी से हो जाता है। वैसे ही मैंने यहाँ पे मिशन चंद्रयान करके लिखा था। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत सुंदर वॉयलेट कलर का बैकग्राउंड दिया है। ये एक थोड़ा-सा आउटलाइन वाइट छोड़ के मतलब तो नेगेटिव पेंटिंग का यूज़ करके मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड मेंटेन किया है और यहाँ पे मैंने ब्रश से स्टार्स बनाए हैं, टूथब्रश से स्टार्स बनाए हैं। जैसे कि उस पर व्हाइट डाल के यहाँ पे स्टार्स का एक टेक्सचर दिया है। वैसे ही आप और टूल्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कुछ ऐसा फ्लैट ब्रश हो जाए, जो आप कैलीग्राफी के लिए यूज़ कर सकते हो। या फिर ये मंडला आर्ट आपको बताए, तो उसमें ऐसे गोल सर्कुलर इसके टूल्स आते हैं, तो इस तरह से कुछ टूल्स यूज़ कर सकते हो डॉट्स देने के लिए। या फिर क्रेयॉन्स यूज़ कर सकते हो। जिसमें व्हाइट क्रेयॉन नॉर्मली हमारा वेस्ट जाता है। अभी उसी व्हाइट क्रेयॉन को आप अपने लेटरिंग पर घुमा सकते हो। अभी व्हाइट क्रेयॉन का एक फ़ायदा है कि व्हाइट क्रेयॉन पे वाटर कलर चढ़ता नहीं। तो अगर आप उसको लेटरिंग पे घुमाओगे और उसके इर्द-गिर्द वाटर कलर कर दोगे, तो आपको एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिलेगा एफर्टलेस। तो उसी तरह से ये टूल्स है कुछ जो आप यूज़ कर सकते हो। इवन बैकग्राउंड की प्रैक्टिसेस के लिए आप ब्लीच यूज़ कर सकते हो वाटर कलर के साथ, सॉल्ट यूज़ कर सकते हो वाटर कलर के साथ, उसका इफ़ेक्ट और टेक्सचर देखने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हो। उसी तरह से मैंने यहाँ पे कैलीग्राफी से ये मरमेड वर्ड लिखा है। तो यहाँ पे ये ब्रश कुछ मैंने
इस तरह से पकड़ा है, कुछ इस तरह से ये ब्रश जाएगा और ये फिर ऐसे। तो इस तरह से आप ये कैली फ्लैट ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो कैलीग्राफी करने के लिए। उसी तरह से ये एम भी मैंने लिखा है, कुछ इस तरह से कैलीग्राफी के थिक और थिन स्ट्रोक्स यूटिलाइज करके। तो इस तरह से आप कैलीग्राफी का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपका जल्दी भी होगा और टाइम पे कंप्लीट भी होगा। और अगर आपको मैंने बहुत सारे अभी टिप्स बताए, वो आप घर पे ज़रूर ट्राई करना। हाँ, अभी के क्वेश्चन के आंसर्स के लिए इतना काफ़ी हो गया है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ेंगे। क्या बोलते हो सर? अनया, अगर फिर भी इतना करने के बावजूद भी हमारा फाइनल आउटपुट अट्रैक्टिव नहीं लगता है, ऐसा कईयों के साथ होता है, तो ऐसा में क्या कर सकते हैं? ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें पहले से मालूम होनी चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम हम फेस ना करें? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के आधे से ज़्यादा सॉल्यूशंस मैंने पहले ही दे चुकी हूँ। बट उस अगर आपका तो भी अट्रैक्टिव नहीं हो रहा या फिर आपका तो भी काइंड ऑफ रीडेबल नहीं लग रहा, तो आप नेगेटिव स्पेस के मार्फत वर्ड को इस तरह से दिखा सकते हो, जैसे कि मैंने सिर्फ वर्ड का जितना स्पेस है उतना छोड़ा है और बाकी के बैकग्राउंड को आउटलाइन कर दिया है। तो इससे भी रीडेबिलिटी बढ़ती है और वर्ड अच्छे से दिखने लग। या फिर आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मेरी तरह बैकग्राउंड में रिलेटेड एलिमेंट्स डालो। अभी मैंने चंद्र 3 लिखा है, तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड के उस चंद्र के रिलेटेड या फिर स्पेस के रिलेटेड एलिमेंट डाले हैं, जैसे कि स्पेसक्राफ्ट हो, एलियन हो। तो इस तरह से मैंने एलिमेंट्स डाले। यहाँ पे मैंने कुछ टेक्सचर ऐड करने की भी कोशिश की है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। उसी तरह से मैंने ये किया है। तो यहाँ पे भी मैंने चाइना गार्डन करके लिखा है और यहाँ पे भी मैंने पीछे वो चाइना से रिलेटेड एलिमेंट दिया है, जो ड्रैगन है, तो चाइना से रिलेटेड ड्रैगन आता है। तो यहाँ पे मैंने जो वर्ड है वो येलो कलर में पेंट किया था, पर येलो कलर एकदम लाइट कलर है, तो वो एकदम हार्डली दिखता है। तो वो दिखना चाहिए अच्छे से, इसीलिए मेरे सर ने मुझे बताया था कि उसको रेड कलर से आउटलाइन करना। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर से आउटलाइन किया, पर जब भी मैंने ये किया तभी सौर और मुझे लगा कि इतना अच्छे से नहीं दिख रहा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे पर्पल कलर से आउटलाइन करने की कोशिश की और आगे यहाँ पे पर्पल कलर की शैडो देने की कोशिश की है, जिससे ये वर्ड और अच्छे से दिखने लगा और रीडेबिलिटी उसकी बढ़ गई। तो इस तरह से आप कुछ आउटलाइन ऐड कर सकते हो, कुछ नेगेटिव स्पेस छोड़ सकते हो आउटलाइन आउटलाइन के मार्फत, या फिर इस तरह से कुछ शैडो भी ऐड कर सकते हो, जिससे वर्ड और अच्छे से दिखने लगे। तो यहाँ पर जो मैंने प्रैक्टिसेस अब तक आपको दिखाए हैं, वो शायद से बेस्ट प्रैक्टिसेस ना हो, क्योंकि उसमें शायद से फिनिशिंग की कमतरता हो या फिर मैंने कुछ गलतियाँ बहुत सारी किए हो। बट इससे इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रैक्टिसेस वेस्ट है या फिर ख़राब है। इन प्रैक्टिसेस से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। जो भी मैंने अब तक एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, वो उनसे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। तो आप भी वही कोशिश करना, जो भी प्रैक्टिसेस आप करो या फिर जो भी गलतियाँ आप करो, वो आपको आपके लिए एक सीखवन रहती है कि आप उससे सीखो कुछ ना कुछ। तो मुझे लगता है अभी के लिए इतना काफ़ी हो गया, अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलते हो सर? बिल्कुल। वेरी गुड अनया। अभी हमारे लेटरिंग के रिलेटेड कुछ क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट जो किए गए हैं, वो इन्हें हम जरा दिखाते हैं। ज़रूर सर। यहाँ पे हमने पिंटरेस्ट से निकाले हुए रेफरेंस का यूज़ किया है। अभी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तो पिंटरेस्ट आपको पता ही होगा कि पिंटरेस्ट में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं और बहुत क्रिएटिव मैनर में फिर वर्ड्स के आइडियाज़ रहते हैं। तो वो आप देखकर इंस्पायर हो सकते हो और कुछ इस तरह से मेरे जैसा कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने वी किया है, तो आप ये अभी देख ही सकते हो कि कितना सुंदर तरीके से उन्होंने वी दिखाया था एक ग्राफिक मैनर में। तो वही मैंने यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश की है और वो समझने की कोशिश की है। अभी ये जो सारे मैंने किए हैं, वो विदाउट एनी बेसिक आउटलाइन के किए हैं, यानी कि डायरेक्टली पेंट ब्रश से किए हैं। इवन ये पी है, जो मैंने पिंटरेस्ट से ही कॉपी किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लुक आया है इसको। इवन ये लव लिखा है, तो वो मैंने ग्राफिक मैनर में लिखने की कोशिश की है। ये कुछ है, ये मैंने थोड़ा डेकोरेटिव मैनर में दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मैंने लेटरिंग को सिर्फ कॉपी ही नहीं किया है, पर मुझे इसको किस तरह से दिखाना चाहिए और इसकी जो स्टाइल है वो समझने की कोशिश की है, जो जो आगे जाके मैं शायद से यूज़ भी करूँ कहीं ना कहीं पर। तो यहाँ पे भी मैंने ई को वाटरमेलन के इसमें दिखाया। अभी ई को और वाटरमेलन का कुछ संबंध नहीं है एक्चुअल में, बट यहाँ पे तो भी बहुत सुंदर तरीके से ई को दिखाया गया था। अभी इसी तरह से मैं आर भी लिख सकती हूँ या फिर और कोई वर्ड्स लिख सकती हूँ। तो इससे क्रिएटिविटी का हमारे मन में
एक आइडिया आ जाती है कि किस तरह से और अलग-अलग तरीके से आप लेटरिंग कर सकते हो। उसी तरह से मैंने ये किया था एस का, अभी ये एस का इधर गलत हो गया था, पर यहाँ पे मैंने ये छोटे-छोटे स्ट्रोक्स यूज़ करके पी का किया था, जैसे कि वाटर ड्रॉपलेट्स जा रहे हैं। बेसिकली से मेरी तरह ही आप पिंटरेस्ट से रेफरेंस निकाल सकते हो और आपका माइंड और अच्छे से क्रिएटिव मैनर में डेवलप कर सकते हो और लेटरिंग सब्जेक्ट अलग तरीके से या फिर और अच्छे तरीके से हैंडल करना समझ सकते हो। तो मुझे लगता है आप अभी के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से मैंने दी है, तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी भी सब्जेक्ट को इस ग्रेड एग्जाम में ठीक से ना करने पर या फिर बाय चांस किसी एक सब्जेक्ट में कोई परफॉर्म नहीं कर पाया और उसे अच्छी ग्रेड ना मिली, तो उससे उसका क्या नुकसान हो सकता है, या फिर ऐसा बोलते हैं कि ग्रेड एक अच्छा मिलने से इन बच्चों का क्या फायदा हो सकता है आगे चल के। तुम तो 2 साल इनसे सीनियर हो, तुमने एडमिशन भी पाया है, तुमने ग्रेड भी अच्छी पाई है, तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इसकी एडवांटेजेस हम कैसे ले सकते हैं। हाँ सर, ज़रूर। तो मैं अभी आपको ये बताऊँगी कि अच्छे ग्रेड मिलने से क्या फ़ायदा होगा। अभी अगर आपको आपके ग्रेड एग्ज़ाम में ए ग्रेड मिला है, तो एसएससी का जो बोर्ड एग्ज़ाम रहता है, उसमें आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। ए ग्रेड को 15 मार्क्स रहेंगे, जो 3% में कन्वर्ट होते हैं। फिर बी ग्रेड को 10 मार्क्स रहते हैं, जो 2% में कन्वर्ट होते हैं। और फिर सी ग्रेड को 5 मार्क्स होता है, जो 1% में कन्वर्ट होता है। अभी ये जो ग्रेस मार्क्स का स्कीम है, वो सिर्फ महाराष्ट्र के जो स्टेट बोर्ड का दे रहे हैं, उनके लिए ही है। अदर बोर्ड्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ग्रेड एग्जाम का ए और किसी भी 10th की मार्कशीट होने से आपको फाउंडेशन डिप्लोमा में एडमिशन मिल जाएगा। अभी फाउंडेशन डिप्लोमा जेजे स्कूल ऑफ आर्ट रन करता है। फाउंडेशन डिप्लोमा करने के बाद आपको इंटीरियर, फाइन आर्ट्स, अप्लाइड आर्ट्स और टेक्सटाइल जैसे कोर्सेज में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आपका 12th हो गया है, तो आप 12th के मार्कशीट यूज़ कर सकते हो और ए ग्रेड आपका जो ग्रेड एग्ज़ाम का है वो यूज़ करके तो जेजे की जो एमएचसीईटी रहती है वो आप दे सकते हो। अभी यहाँ पर भी जो आपका ग्रेड है ग्रेड एग्ज़ाम्स का, उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे कि को ए ग्रेड के लिए 10 मार्क्स मिलेगा, बी ग्रेड के लिए 6 मार्क्स मिलेगा और सी ग्रेड के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेगा। अभी इसकी तरह ही आप यहाँ पर भी डिप्लोमा की तरह ही सारी डिग्रीज कर सकते हैं। तो इसी तरह से ड्राइंग ग्रेड एग्जाम से आप अपना करियर बना सकते हो। मुझे लगता है अभी हम अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या लगता है आपको सर? जी, चलो अनया, अभी फाइनली इस वीडियो का एंड कर देते हैं। अब इन्हें बताओ कि फाइनल एग्जाम में लेटरिंग और ज्योमेट्री एक ही साथ एक ही दिए हुए पेपर शीट या ड्राइंग शीट के ऊपर मैनेज करना होता है। नो डाउट फ्रंट बैक यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कैसे, ये थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। अभी आपका जो लेटरिंग और ज्योमेट्री का पेपर रहेगा, वो एक ही दिन पर रहता है और आपको एक ही पेपर पर वो करना पड़ता है। तो क्या कर सकते हो आप, एलिमेंट्री के लिए पीछे वाले साइड में ज्योमेट्री मैनेज हो जाती है और फिर आगे वाले साइड पर आप लेटरिंग कर सकते हो या फिर वाइसा वर्सा। वैसे ही इंटरमीडिएट के लिए एक चीज़ होता है कि वहाँ पे डायग्राम्स ज़्यादा रहते हैं, तो क्या हो जाता है कि आधा पेज कवर हो जाता है उससे। 1.5 पेज एक्चुअली कवर हो जाता है, मतलब पीछे वाला भी और आगे वाला आधा। तो जो आधा पेज बचता है उसमें ही आपको लेटरिंग करना पड़ता है। तो अभी टाइमिंग का, तो बेसिकली टाइमिंग का एलिमेंट्री के लिए आपको 2 घंटा रहता है। तो 2 घंटे में आपको उसका 45 मिनट्स तो आपका ज्योमेट्री के डायग्राम्स बनाने में जाएगा और बचे हुए जो भी मिनट्स है, वो मिनट्स आप लेटरिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे ही होगा इंटरमीडिएट के लिए। जो डायग्राम्स बनाना है, उसके लिए आप 50 मिनट्स दे सकते हो और फिर बचे हुए मिनट्स, क्योंकि 3 घंटा रहता है, तो उसमें से 50 मिनट्स ज्योमेट्री के लिए और बचे हुए जो 1.5 आवर या फिर 2 आवर्स रहेंगे, वो आप दे सकते हो लेटरिंग के लिए। तो इस तरह से आपका पेपर बहुत अच्छी तरह से और टाइमिंग में कंप्लीट हो जाएगा। और आप ऐसा ज़रूर ट्राई कीजिए कि टाइमिंग के पहले ही कंप्लीट कर सके। सो जो भी एक्स्ट्रा चेंजेस रहते हैं लास्ट में या फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डेवलपमेंट की ज़रूरत रहती है, वो आप एनालाइज करके डेवलपमेंट कर सकते हो। अभी ये जो पेपर है ना, वो बच्चे बहुत जल्दी जल्दी करके ना भागने का कोशिश करते हैं, पर आप मत ऐसा करना, क्योंकि मैं भी एकदम लास्ट तक बैठी थी और सब अच्छे से कर रही थी। वैसे ही आप भी करना। वैसे ही ज्योमेट्री का जो है वो आप बहुत शांति से कीजिए। वैसा मेरा जो वीडियो है वो आप देख के समझ सकते हैं।
तो आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत टाइम है और आराम से आप सब कर सकते हो। तो मुझे लगता है आज जो मैंने टिप्स दिए हैं या फिर आज जो मैंने सिखाने की कोशिश की है, उससे आपको बहुत हेल्प हुआ होगा और देखिए मुझे भी हुआ था। जैसे कि मैंने जो भी प्रैक्टिसेस आपको दिखाई है, उससे आप कुछ ना कुछ तो सीखे ही होंगे। एक बात तो मैं बताना आपको भूल ही गई थी कि मुझे रिसेंटली समझा कि मुझे जेजे में अप्लाइड आर्ट में एडमिशन मिल रहा है। पर मैं एडमिशन लेने तो ज़रूर नहीं वाली हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी निफ्ट में ले चुकी हूँ। बट जस्ट एज़ इन्फो मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे इस तरह से एडमिशन मिला है। हाँ, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल लगी हो, तो आप भी हमारी हेल्प कर दीजिए कि आप हमारे चैनल को और मेरे सर को ज़रूर सपोर्ट करना। थैंक यू।